बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका पार्ट जो है 28 करने जा रहे हैं। और इसमें एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, सीआरक्यूज़ देख लेते हैं, ईआरक्यूज़ देख लेते हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आपका टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं आपको क्लियरली आगे जो कुछ करने जा रहा हूँ वो पहले ही बता दूँ। पहले तो एमसीक्यूज़ मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है। दूसरा, उसके बाद ईआरक्यूज़ सीआरक्यूज़ जो हैं उसका आपको पीडीएफ मेरे नंबर पे मिल जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और भी कोशिश करूँगा टाइम निकाल के 0332667371, ठीक है भैया। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप रब्ता करें। ना आपको नाम बताने की ज़रूरत है, ना मैं आपसे पूछूंगा। आप सिर्फ बोल दीजिए कि सर चैप्टर का नोट्स पीडीएफ दे दें, मैं आपको दे दूंगा, जिसमें सीआरक्यूज़ ईआरक्यूज़ मैंने बना रखे हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप पे दे दूंगा। तो ईआरक्यूज़ और सीआरक्यूज़ फिर टाइटल पे मैंने क्यों लिख रखा है? वजह टाइटल पे इसलिए लिख रखा है भाई कि आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को मैं जानता हूँ, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की है सवाल को समझना। एक बड़ी तादाद स्टूडेंट की जो है ना, जिनको सवाल समझ में ही नहीं आता कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और जवाब आप क्या दे रहे होते हैं। पूछा मशरिक़ का जा रहा होता है, जवाब आप मगरिब का दे रहे होते हैं। फिर आप सोचिए ज़रा, आप एमडी कैट और ई कैट और पता नहीं क्या क्या कमीशन और ये पता नहीं क्या कुछ मसले करियर ज़िंदगी में सोचते हैं कि यार ये बनना है, ये बनना है, ये बनना। तो आप खुद सोचिए कि जब आप सवाल को ही नहीं समझेंगे कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आप ठीक जवाब कहाँ से देंगे? आप मुझे बता दीजिए, क्या मुमकिन है ऐसा? ऐसा मुमकिन है। तो इसीलिए सीआरक्यूज़ और ईआरक्यूज़ जो हैं, इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा कि सवाल ये बोल रहा है आपसे, ठीक है, और उसके जवाबात आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगले पार्ट में जो है हम न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे इस चैप्टर के, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं ज़रा एमसीक्यूज़ की तरफ। नए आने वाले बच्चों के लिए बता देता हूँ कि पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो ऊपर देख लीजिए, आपको पिछली वीडियो का लिंक शो हो जाएगा। और अगला पार्ट देखना हो तो इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन पिछली सारी वीडियोस देखनी है तो कैसे पहुंचेंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है आपको, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। सेकंड ईयर के लिए बच्चों के लिए दो प्लेलिस्ट काम की हैं। एक तो सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 13 चैप्टर बना के अपलोड कर चुका हूँ। 12 केमिस्ट्री में चले जाइए, 12 केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लस उसके अंदर एक ग्रैंड टेस्ट भी है, जो टेस्ट है सिर्फ प्योरली टेस्ट है। आप मुझसे पूछते हैं ना सर ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर समझ में नहीं आते, IUPAC नेम समझ में नहीं आते, कॉमन नेम्स इनके रूल समझ में नहीं आते, इसका क्या करें हम? इसका एक ही हल है भाई, अपने आप को चेक करें, बार बार चेक करें, बार बार चेक करें, बार बार चेक करें। ये जो 1.5-2 घंटे का मैंने टेस्ट बनाया 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देखें, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का, सारे नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। IUPAC नेम्स, कॉमन नेम्स, सबका वो टेस्ट है। आपको क्लेम है कि आपके ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर पर बड़ी अच्छी ग्रिप है, आ जाइए, बिस्मिल्लाह, वीडियो देखिए, अपने आप को चेक कीजिए, पता लग जाएगा। और उसी वीडियो में सोल्यूशन भी बताया मैंने, ठीक है। और बार बार उसको अटैम्प्ट करें, बार बार उस वीडियो को देखें, उस टेस्ट को, वो टेस्ट है पूरा का पूरा, उसको बार बार अटैम्प्ट करें। तो देखें फिर आपका ये जो मसला है ना ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का, ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की अलग वीडियो है, ठीक है। ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर को मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की अलग वीडियो। इसके अलावा सेकेंड ईयर फिज़िक्स जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि सेकेंड ईयर फिज़िक्स जो है, अब जो 22 ये चैप्टर चल रहा है सेकेंड ईयर फिज़िक्स, 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाएं, चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अभी तक की सारी वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आखिरी पार्ट है, इसमें हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स के हवाले से भी पहले ही आपको बता दूं, उसमें कुछ पिक्चर वाले न्यूमेरिकल्स हैं। आप यकीन रखें कि पिक्चर वाले न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको कोई बोर्ड के पेपर्स में नहीं देता। इवन ये कि पिक्चर वाले न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड MCQs भी MD के टेस्ट या किसी भी टेस्ट में आपको नहीं दिए जाते। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होता है, तो वो मैं करवाऊंगा ही नहीं, ठीक है। अगली वीडियो की बात कर रहा हूँ, पहले ही जब न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक है भाई।
अच्छा, अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाइए। एमसीक्यूज़, ये एमसीक्यूज़ आपकी कॉम्प्रिहेंशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग के टेस्ट है, ठीक है। आपको लगता है कि आपने सारे लेक्चर्स बड़े अच्छे से मेरे देखे हैं और समझा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल टनाटन इसके जो है वो जवाबात देंगे। चेक करें अपने आप को। पहला एमसीक्यू जो है उसमें बोल रहा है सेमीकंडक्टर जो है वो एक एलिमेंट है। पहला एमसीक्यू देख लीजिए। सेमीकंडक्टर जो है वो एक एलिमेंट है और उसमें जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है? 4 होते हैं, 8 होते हैं, 2 होते हैं या 1 होता है? तो इसमें जो है वो ए है, ठीक है। 1 का हमारे पास ए है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ठीक है भाई। दूसरा वाला एमसीक्यू देख लेते हैं। दूसरे वाले एमसीक्यू में आपसे बोल रहा है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसको क्या कहा जाता है? एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, ट्रांजिस्टर या डायोड? तो यहाँ पर बी जो है इंट्रिंसिक, इसको कहा जाता है प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये दूसरे का जो बी है इंट्रिंसिक, ये इसका जवाब, ठीक है भाई। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, ठीक है भाई। तीसरे वाले को देख लेते हैं। तीसरे वाले में क्या बात की गई है? एक्सेप्टर एटम। अगर आपको याद हो कि हमने जो है वो डोपिंग का कॉन्सेप्ट समझा था पी टाइप और एन टाइप के अंदर। अगर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है या आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डोपिंग करनी पड़ेगी। आपको जो है कुछ इम्प्यूरिटीज़ ऐड करने पड़ेंगे। किसके अंदर? सिलिकॉन में या जर्मेनियम में। ये 2 बेस एलिमेंट होते हैं। डिटेल्स में नहीं जा रहा, ठीक है। डिटेल्स तो हम इसकी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ एक ओवरव्यू हल्का सा। तो ये बोल रहा है ना, एन एक्सेप्टर एटम इज आल्सो कॉल्ड। तो 2 किस्म की डोपिंग होती है, पी टाइप और एन टाइप में। पी टाइप जो है और एन टाइप जो है, पी टाइप पॉजिटिव होता है, एन टाइप नेगेटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव क्यों होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर? क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव होल्स एक्सेस होते हैं, ज़्यादा तादाद में होते हैं। और एन टाइप नेगेटिव क्यों होता है? कि क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा तादाद में होते हैं, ठीक है। अब ये होता कब है? जब आप डोपिंग करते हैं, कोई इम्प्योरिटी आप ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में। तो जो आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो 2 कैटेगरी की होती हैं। वो या तो पेंटावैलेंट होगी या फिर वो ट्राईवैलेंट होगी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जब भी आप किसी सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। और ट्राईवैलेंट जो है इम्प्योरिटी, जब भी आप ऐड करेंगे किसी सेमीकंडक्टर में तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेंटावैलेंट वाला, उसके नतीजे में क्या होगा? कौन सा सेमीकंडक्टर की टाइप बनेगी? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और जो एक्सेप्ट करने वाला होगा, जिसकी बात उसने बोली है कि एन एक्सेप्टर एटम इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? ठीक है भाई। तो वो जो है हमारे पास कौन सा बनेगा? पी टाइप बनेगा, क्योंकि एक्सेप्ट करने के नतीजे में, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के नतीजे में क्या बनेंगे? क्या इजाफी रह जाएंगे उसके अंदर? होल्स जो पॉजिटिव होते हैं। समझ आई? नहीं आई? इसलिए नहीं समझ आई क्योंकि भाई वीडियो देख लें, वीडियो में सारी डिटेल मैंने बताई है। तो ये बोल रहा है एन एक्सेप्टर एटम इज आल्सो कॉल्ड। तो यहाँ पर बी जो है इसमें हमारे पास ट्राईवैलेंट एटम, ट्राईवैलेंट एटम। नंबर 4 वाला जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। बोल रहा है इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसको अगर आप सिलिकॉन के साथ डॉप करेंगे तो पी टाइप बनेगा, जो पॉजिटिव टाइप है। कौन सा एलिमेंट इनमें से, नीचे दिए गए एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट है जिसको सिलिकॉन के साथ डॉप करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको मिल जाएगा? तो यहाँ पर ये हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जर्मीनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, बोरॉन। तो ये डी है, बोरॉन। डी है बोरॉन। बोरॉन याद रहे ट्राईवैलेंट एटम है जी, ठीक है भाई। 5वां जो है हमारे पास, इसके अंदर फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, ये मैं ऑलरेडी इन पे वीडियोस बना चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव क्या होता है, हाफ वेव क्या होता है।
उसकी डिटेल में तो नहीं जा सकता, इसको सिर्फ समझ लीजिए क्या कह रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो दुगनी होती है, 2 टाइम्स होती है इनपुट के। और यहाँ पर आपका ये सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, क्या कह रहा है इसमें, इक्वल्स 2 टाइम्स, इक्वल्स 2 टाइम्स द इनपुट। ठीक है भाई, छठे की तरफ चलें। छठा जो एमसीक्यू है इसके अंदर आपसे बोल रहा है एलईडी कंस्ट्रक्शन नीड्स अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो एलईडी आप बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए एलईडी जो बनाते हैं तो एलईडी की कंस्ट्रक्शन जब आप करते हैं तो आपको किस टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल की नीड होती है। वो मटेरियल किस चीज़ का बना होना चाहिए, वो कौन सा मटेरियल होना चाहिए जिससे आप एलईडी बनाएं। तो यहाँ पर वो सिलिकॉन होना चाहिए, जर्मेनियम होना चाहिए, गैलियम होना चाहिए, या डी में है गैलियम आर्सेनाइड। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो गैलियम आर्सेनाइड जो है वो है ये डी, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है। नंबर 7 जो है एमसीक्यू, फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हाफ वेव सिग्नल। हाफ वेव सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है, नीचे इसने अब 3-4 ऑप्शन दिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ट्वाइस द लाइन फ्रीक्वेंसी, ये ए है, इसमें ट्वाइस होनी चाहिए, ट्वाइस द लाइन फ्रीक्वेंसी। ये लाइन फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, ये इनपुट वाली फ्रीक्वेंसी होती है। आसान लफ्ज़ों में ये लाइन फ्रीक्वेंसी आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी कहलाती है, तो उसके दुगना होता है। ठीक है भाई। 8वां जो है इसके अंदर हम चलते हैं, द वोल्टेज गेन ऑफ एन इमीटर फॉलोवर सर्किट। इमीटर फॉलोवर सर्किट के अंदर जो वोल्टेज गेन होता है, ठीक है भाई। अब यहाँ हमारे पास इमीटर फॉलोवर सर्किट जो है ये सीसी सर्किट कहलाता है। इमीटर फॉलोवर सर्किट जो है हमारे पास बेसिकली सीसी सर्किट कहलाता है। और इसके अंदर जो है इमीटर फॉलोवर सर्किट के अंदर आपके पास जो वोल्टेज गेन होता है वो क्या हाई होता है, क्या लो होता है, या वेरी हाई होता है, या मॉडरेट होता है। तो ये बी है, इसके अंदर लो होता है। क्या है, लो होता है। ठीक है। नंबर 9 और 10 को यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द कन्वेंशनल एम्पलीफायर। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको कन्वेंशनल एम्पलीफायर जो है वो कहा जाता है, यानी कि रिवायती एम्पलीफायर जो है वो कहा जाता है, यानी कि उर्फ़ आम में आम तौर पे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला होता है। कौन सा एम्पलीफायर है जिसको कन्वेंशनल एम्पलीफायर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये डी है, ये कॉमन इमिटर सर्किट है। डी में आप देख लें, कॉमन इमिटर सर्किट, डी है कॉमन इमिटर सर्किट। इन सब के ऊपर वीडियोस बन चुकी हैं, इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ एमसीक्यूज़ को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आखिरी जो एमसीक्यू है इसके अंदर बोल रहा है ऑप एम्प, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसमें अगर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम लगा हुआ हो तो वो आपको क्या देता है। गेन आउटपुट पैरामीटर देता है, या बैंडविड्थ आउटपुट पैरामीटर देता है, या इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस देता है, या फिर एम्पलीफाइड आउटपुट पैरामीटर देता है। तो ये ए है, गेन आउटपुट पैरामीटर, ए है इसके अंदर गेन। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे बता दूं आप लोगों को। अब CRQs और ERQs के क्वेश्चंस को समझ लीजिए। ठीक है, मेहरबानी करके गड़बड़ मत कीजिएगा, सवाल को समझें वो आपसे क्या पूछ रहा है। इनके जवाबात नंबर दे चुका हूं मैं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको इसका PDF शेयर कर दूंगा। और अगर आप कहेंगे तो फिर चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, तो इनके भी जो है वो नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है भाई। कोई भी
ये ओपन प्लेटफॉर्म होता है। देखें ये वीडियो जो हम बनाते हैं ना, ओपन प्लेटफॉर्म होता है। आप आराम से तनकीद कर सकते हैं, किसी भी सवाल को लेके अपने ख़्याल का इजहार कर सकते हैं कमेंट के अंदर, बग़ैर किसी झिझक, बग़ैर किसी परेशानी के। मेरी हद्दुल इम्कान ये कोशिश होती है कि यार आप कमेंट करते हैं, उसका जवाब मैं तकरीबन देता हूँ, ठीक है। और कोई गलती हो, कोई कोताही इसमें अगर हो गई हो, गलतियों से पाक अल्लाह ताला की ज़ात है। देखें सिर्फ हम तो इंसान हैं ना, हमसे तो गलतियाँ होती ही रहती हैं। तो अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं खुले दिल से उसको वेलकम करता हूँ। आप मेरी इस्लाह करें, कमेंट में उसको हाईलाइट करें, तो इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी उस पर तहकीक करने के बाद पूरी अपनी, फिर आपकी आर्गूमेंट से अगर मैं सहमत होता हूँ तो सबूतों के साथ, प्रूफ्स के साथ, रिसर्च बेस के ऊपर, तो मैं उसको यकीनन वेलकम करूँगा, मैं एडिट कर दूँगा, ठीक है। अब आ जाइए ज़रा हमारे पास ERQs जो है, इसके अंदर अब इन सवालात को समझ लीजिए। CRQs ये जितने क्वेश्चन CRQs और ERQs के बता रहा हूँ ना मैं आपको, इनके ऊपर मैं वीडियोस बना के साथ साथ वीडियोस में ही ऑलरेडी नोट्स बनवा चुका हूँ। समझ आ रही है बात आपको? ऑलरेडी नोट्स जो है वो मैं बनवा चुका हूँ। पहला जो क्वेश्चन CRQs के फुल वर्ड्स बनते हैं, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। CRQs क्या है ये? कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। CRQs कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? पहला क्वेश्चन जो है, अच्छा इसी के दो क्वेश्चन जो है वो ERQs में रिपीट भी हो रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ERQs के दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि CRQ में मौजूद हैं और वो दोबारा ERQs में पूछे गए, वो भी बताऊंगा आपको मैं। पहले बोल रहा है डिस्क्राइब अ PN जंक्शन डायोड। आपको तफसील से बताना है, डिस्क्राइब करना है किसको? PN जंक्शन डायोड को, कि ये क्या होता है। एंड हाउ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेमीकंडक्टर, और कैसे जो है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं सेमीकंडक्टर में। देखें जब ये डिस्क्राइब की बात कर रहा है ना, तो इसका आसान सा मतलब ये है कि आप डेफिनेशन दे दीजिए कि भाई ये PN जंक्शन डायोड क्या है, और एग्जाम्पल दे दीजिए। मैंने अपने नोट्स में इसी चीज़ का ख्याल रखा है जो वीडियोज़ में बनवाए हैं, ठीक है। तो इस बात का तो जवाब हो गया। फिर कह रहा है एंड हाउ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस, तो कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये प्रोसेस आपको सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि होल्स कैसे बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास दो बातें आपसे बोल रहा है। एक तो बोल रहा है कि डेफिनेशन बताइए, फिर बोल रहा है डिस्टिंग्विश भी करके बताइए। तो डेफिनेशन किसकी बोल रहा है? आपसे बोल रहा है PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर्स जो हैं, पहले तो इनकी डेफिनेशन बता दीजिए, फिर डिस्टिंग्विश भी करके बताइए कि PNP और NPN ट्रांजिस्टर्स के दरमियान फ़र्क क्या है, ठीक है भाई। तीसरा जो क्वेश्चन है, इसके अंदर आपसे बोल रहा है एक्सप्लेन कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तफसील से ज़रा बता दीजिए कॉमन बेस यानी कि CB कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर यानी कि CC कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके बारे में आप बता दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसके अंदर आपसे बोल रहा है डिस्क्राइब द ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। देखिए ये सारे मैं पढ़ता जा रहा हूँ ना, मुझे अपनी वीडियोज़ याद आती जा रही हैं। इन वीडियोज़ के अंदर मैंने सब ये नोट्स बनवाए हैं। देखें इसके ऊपर भी आपसे बोल रहा है कि ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो है उसके बारे में तफसील से बात कीजिए, तो इसका भी जवाब जो है वो मौजूद है मेरी वीडियोज़ के अंदर ही। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोल रहा है एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर। आप ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल बताइए कि ट्रांजिस्टर को अगर आप एज अ स्विच इस्तेमाल करना चाहते हैं या एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ट्रांजिस्टर के अंदर उसने ब्रैकेट में ये बात ख़ास तौर पे लिखी है कि वो ट्रांजिस्टर आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन वाला होना चाहिए, CE वाला होना चाहिए, ठीक है भाई। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ और उसमें नोट्स लिखवा चुका हूँ, ठीक है। फिर हाउ वुड यू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन द गेन ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आप कैसे जो है समझते हैं कि क्या असरात मुरत्तब होते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो आप अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर में लगाते हैं, उससे आप क्या समझते हैं कि आपके गेन पर क्या फ़र्क पड़ेगा।
आपके गेन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपसे बोल रहा है आपने ड्राइंग करनी है इसके अंदर, जो बेसिकली आपने नहीं करनी, ठीक है। एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द सर्किट डायग्राम्स फॉर बोथ द, नहीं भाई इसमें तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और इन डायग्राम्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ये तो हम अपनी वीडियोज़ में ऑलरेडी कर चुके हैं। डायग्राम्स भी ड्रॉ करके उनको तफसील से बता भी चुका हूँ। ड्रॉ एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द सर्किट डायग्राम्स फॉर बोथ द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर फॉर सिंगल सिग्नल इनपुट। आपका जो इनपुट होना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए और सिग्नल इनपुट जो है वो आपका सिंगल होना चाहिए। दूसरा क्या, इसमें आपको इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों का बताना है, और इसमें आपने डायग्राम्स भी ड्रॉ करने हैं। आप इस क्वेश्चन को चाहें तो स्किप कर दें, आप यकीन रखें जिसमें ड्राइंग की बात आए ऐसा कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। कोई आपको एग्ज़ाम में ये नहीं बोलेगा कि आप इसको ड्रॉ भी करें, ये बायोलॉजी के पेपर में होता है, फिज़िक्स के पेपर में ड्राइंग का कोई आपसे नहीं बोलेगा, बल्कि अब तो बायोलॉजी के पेपर में भी फिगर्स को ड्रॉ करने का नहीं बोला जाता। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसके अंदर आपसे बोल रहा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसमें आपको डेरिवेशन करनी है, ये भी अपने वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एन एक्सप्रेशन फॉर द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स में जो गेन की डेरिवेशन है, जो फार्मूला है उसको डिराइव कर दीजिए। किसकी मदद से? बाय यूजिंग वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन। ये तो पिछला ही पार्ट है भाई, जिसके अंदर ये मैंने पिछला लास्ट पार्ट जो बनाया है वो वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन वाला ही तो है, उसमें मैंने डेरिवेशन भी की है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास हो गई CRQs। 9th क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर CRQs में डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आपके ख्याल में एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में तफसील बता दीजिए। तो इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ और इसके ऊपर मैं तफसील से बात कर चुका हूँ। अब चलते हैं ERQs की तरफ। ERQs को कहा जाता है एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, ERQ एक्सटेंडेड, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर आप कह सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी CRQs में आ चुके हैं। ठीक है भाई, वो भी बताता हूँ मैं। डिफाइन इंट्रिंसिक प्योर एंड डॉप्ड सेमीकंडक्टर, यानी कि एक्सट्रिंसिक, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वही असल में डॉप्ड सेमीकंडक्टर है, तो परेशान मत होइएगा। तो इनकी डेफिनेशन बता दीजिए आप पहले, दोनों की, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की। एंड हाउ द N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर्स आर प्रोड्यूस, N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं ये भी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर आपसे बोल रहा है डिस्क्राइब अ PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड के बारे में तफसील से बता दीजिए। डिस्कस इट्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, इसके अलावा आपको इसकी फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग को भी डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, इसमें आपसे बोल रहा है डिस्क्राइब द IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ PN जंक्शन। ये बड़ा टेक्निकल सवाल है कि ये जो I करंट को कहते हैं, V वोल्टेज को कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ग्राफ का होता है। तो ये IV ग्राफ जो है, जिसको IV कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है, इसमें जो कर्व्स हैं PN जंक्शन के, उसके बारे में तफसील से बताइए। तो IV कैरेक्टरिस्टिक का टॉपिक निकालें, ठीक है, प्लेलिस्ट में देखें, उसमें मैंने सब तफसील से ये बात बताइए, वरना नोट्स में तो आपको पता लग ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है डिफाइन रेक्टिफिकेशन एंड डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ डायोड्स फॉर हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन बता दीजिए और यूज़ बता दीजिए डायोड्स का, किसके लिए? फॉर हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और फुल वेव रेक्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायोड का यूज़ जो है वो तफसील से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आपसे बोल रहा है डिस्क्राइब द फंक्शन एंड यूज़ ऑफ LED। ठीक है, आपको काम भी बताना है, LED का फंक्शन मतलब काम, कि LED का काम क्या है, एंड यूज़ और इस्तेमालात भी आप बताएं LED के, ये क्या क्या इस्तेमाल होता है उसका। इसके अलावा फोटो डायोड के बारे में भी आपने यही 2 चीज़ें बतानी हैं, फंक्शन भी और यूज़ भी। ठीक है, इसके अलावा फोटो वोल्टेक सेल,
इसका भी आपको क्या करना है, फंक्शन भी बताना है और यूज़ भी बताना है। फिर आगे कह रहा है डिस्क्राइब द फंक्शन एंड यूज़ ऑफ एलईडी। अच्छा, दोबारा ये मिस प्रिंटिंग है, दोबारा रिपीट हो रहा है, तो ये आपसे उसने सवाल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच एंड एन एम्पलीफायर कॉमन इमीटर। देखें ये है वो सवाल जो कि मैं आपको अभी बताया मैंने कि ये देखें ये वो क्वेश्चन है जो कि CRQ में आ चुका है, चेक कर लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 6 को आप काट दें, ये CRQs में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये क्वेश्चन भी अभी आ चुका है, ठीक है, तो ये दोबारा रिपीट हो रहा है इसके अंदर। अब रहेगा आपके न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें जो न्यूमेरिकल 3 वाला है जिसमें डायग्राम बने हैं, ठीक है भाई, ये नहीं बताया जाएगा। 4 जो है ये भी नहीं बताया जाएगा, और 8 जो है ये भी आपको नहीं बताया जाएगा। इसके अलावा जो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स ना तो एग्ज़ाम में आएंगे और ना ही किसी टेस्ट में आएंगे, कोई भी पिक्चर वाले आपको कभी भी नहीं देगा, ठीक है। अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई तो हो सकता है आ भी जाएं, लेकिन इसके चांसेस जो है वो 0.1% भी नहीं होते, ठीक है। तो बाकी न्यूमेरिकल्स देखेंगे अगली वीडियो में, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर अगले चैप्टर नंबर 23 की तरफ चलेंगे। समीउल्लाह मक्सी, मुझे पता है आपके, मैं कमेंट भी देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी आपके मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो बेटा बस ये हो गया, ऑलमोस्ट डन। उसके बाद अब कोई परेशानी नहीं। चैप्टर नंबर 23 जो है वो छोटा सा ही है, आप परेशान नहीं हो, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह जल्द ही निमट जाएगा। और आपकी सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का जो तकलीफ़ दे चैप्टर है ना, चैप्टर्स हैं जो तकलीफ़ दे चैप्टर्स हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 23 के बाद जो 24 और ऑनवर्ड चैप्टर्स हैं ना, उनमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। मतलब चैप्टर नंबर 24 से आखिर तक 28 तक नॉर्मल फिज़िक्स है, ठीक है। अगला चैप्टर थोड़ा सा और टेक्निकल है, जो कि आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि कॉलेजेस में, एकेडमीज़ में, कोचिंग सेंटर्स वगैरह में टीचर्स ने इन चैप्टर्स को स्किप ही करवा दिया है। भाई ये जुल्म ना करें यार, ये पिछले चैप्टर्स जो हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इलेक्ट्रॉनिक्स के ये चैप्टर आप पढ़ाएं, ये बेहद अहम हैं बच्चों के लिए, बेहद अहम, ठीक है भाई। तो चलते हैं अब, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।